Hello students, welcome to AS Tutorials, and today we are going to continue third chapter of history, that is nationalism in India. Okay, so last video में हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. हमने देखा दैट कैसे सिटीज़ में लोगों ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करके एंड इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था. देन उसके बाद भी सॉ इन कंट्री साइड के कैसे लोगों ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया. मतलब एवरीवेयर द पीपल वर कमिंग आउट इन द सपोर्ट ऑफ दिस मूवमेंट. हर जगह पर लोग गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, लोग गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे. एंड दे फेल्ट के गांधी जी का ये जो वे है इससे उनको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी. नाउ गांधी जी को ये मूवमेंट वापस बुलाना पड़ा. दैट इज़ ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. और इसका रीज़न था दैट एट वेरियस प्लेसेस ये मूवमेंट जो है वो फिज़िकल फोर्सेस यूज़ करने लग गया था. मतलब गांधी जी का जो आइडिया था, द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, धीरे धीरे करके वो आइडिया जो था वो ख़त्म होता जा रहा था. सत्याग्रहीज जो है वो नॉन वायलेंस की जगह पर दे वर यूजिंग वायलेंस. दे यूज टू फाइट. जब उन पे लाठीचार्ज किया जाता था तो वो लोग भी फाइट बैक करने लग गए थे. नाउ वन इंसिडेंट हैपेंड एंड जिसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये मूवमेंट वो कॉल ऑफ कर लेंगे. द मूवमेंट वॉज इन चौरी चौरा, जहाँ पर सत्याग्रहीज ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी. देर वेर अराउंड 22 पुलिसमैन जो इस इंसिडेंट्स में मरे. एंड आफ्टर दैट गांधी जी थॉट, मतलब गांधी जी फेल्ट के सत्याग्रही को रियल सत्याग्रह का मतलब क्या होता है नहीं पता है उनको, नॉन वायलेंस क्या है उन्हें वो नहीं पता. एंड इसीलिए गांधी जी डिसाइडेड कि ही विल कॉल ऑफ दिस मूवमेंट एंड वो फिर से एक नया मूवमेंट रीलॉन्च करेंगे. सो लेट्स सी कि आगे क्या हुआ, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था. ओके, so 1922, February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis need to be properly trained before they would be ready for mass struggle. ओके, क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि गांधी जी ने फरवरी 1922 में डिसाइड किया कि ही इज़ गोइंग टू कॉल ऑफ दिस मूवमेंट. एंड मूवमेंट को कॉल ऑफ करने का रीज़न क्या था, दैट बहुत सारे प्लेसेस पर दिस movement turned into was turning violent. And गांधी जी डिसाइडेड कि सत्याग्रही को पहले प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एंड देन उसके बाद वो लोग ऐसी मास स्ट्रगल्स कर सकते हैं. इसीलिए गांधी जी ने पहले मूवमेंट विड्रॉ किया. मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1921 में लॉन्च किया गया था. एंड फरवरी 1922 में, दैट इज़ विद इन 1 year and 1 month, 13 months के अंदर इस मूवमेंट को वापस बुला लिया गया था. इट वॉज कॉल्ड ऑफ. Within the Congress, some leaders were now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919. They felt that it was important to oppose British policies within the council, argue for reform, and also demonstrate that these councils were not truly democratic. Now, अब बहुत से ऐसे कांग्रेस के लीडर्स थे जो ये मास स्ट्रगल से परेशान हो चुके थे, थक चुके थे. बिकॉज ऑलमोस्ट 1 year तक मास स्ट्रगल किया एंड उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया. सो कुछ कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये मास स्ट्रगल करने की जगह पर वी विल पार्टिसिपेट इन दी इलेक्शंस. जो इलेक्शंस होने वाले हैं काउंसिल के लिए, हम उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, उन इलेक्शंस में हम जीतेंगे एंड देन उसके बाद लॉ फ्रेम करते टाइम पे वी विल अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज़. गेटिंग, अगर हम लोग काउंसिल में नहीं हैं तो ब्रिटिशर्स कुछ भी लॉ बना देंगे एंड हम उनको अपोज नहीं कर पाएंगे. गेटिंग, तो इट इज़ बेटर कि हम क्या करते हैं, मास स्ट्रगल तो साइड पर चल ही रही है बट उसके साथ में मतलब दे वांटेड कि हम लोग काउंसिल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें. एंड क्या होगा इससे कि एक बार अगर ये लोग इलेक्शंस जीतते हैं तो वो लोग ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को अपोज कर सकते हैं. सी, दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल, argue for reform and demonstrate that the council was not truly democratic. Now, अगर उनको काउंसिल को अपोज करना है तो उसके लिए उन्हें काउंसिल में रहना पड़ेगा एंड इसीलिए दे डिसाइडेड कि दे विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन.
C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for the return of council politics. But young leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence. Now जो elder leaders थे जैसे मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि दे विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. एंड जो यंगर लीडर्स थे उनका क्या बोलना था दैट मास एजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना उसके हम इंडिपेंडेंस नहीं ले सकते. नाउ जो एल्डर लीडर्स थे वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी थे, दैट इज़ वो लोग को फुल इंडिपेंडेंस का उनका अभी फ़िलहाल का प्लान नहीं था. जबकि जो यंग लीडर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो लोग अपना मास स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेंगे एंड दे विल फाइट फॉर फुल इंडिपेंडेंस. In such a situation of internal debate and dissensions, two factors again shaped Indian politics toward the late 1920s. The first was the effect of worldwide economic depression. Agricultural prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930. As the demand for agricultural goods fell and transport declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930s, the countryside was in turmoil. ओके क्या बोला हुआ है यहाँ पे दैट ऐसे सिचुएशन में, कौन से सिचुएशन में, जब कांग्रेस में इंटरनल डिबेट चल रहा है उस टाइम पर जो सिचुएशंस आए उसकी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स का वे थोड़ा चेंज हुआ. यहाँ पर फर्स्टली क्या दिया हुआ है, पहला इफेक्ट क्या हुआ था दैट वर्ल्ड में जो डिप्रेशन चल रहा था, मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरे वर्ल्ड में डाउन हो चुकी थी, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइजेस गिरने लग गए. मतलब अब फार्मर्स के पास ज़्यादा इनकम नहीं थी, क्योंकि वी ऑल नो के फार्मर्स के पास ज़्यादा इनकम कहाँ से आएगी, फ्रॉम दी एग्रीकल्चर. ओके और एग्रीकल्चर के अगर प्राइजेस कम हुए तो उनकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी. सो यहाँ पे क्या बताया हुआ है दैट क्योंकि वर्ल्ड में डिप्रेशन चल रहा था, वर्ल्ड में मंदी चल रही थी, एंड उस रीज़न की वजह से हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के प्राइजेस कम हुए एंड उसकी वजह से जो पीजेंट्स थे, हमारे जो फार्मर्स थे, वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे. उनके पास क्रॉप सेल करने के बाद इवन जो टैक्सेस होते हैं वो पे करने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे. Against the background of new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon. Set up in response to the nationalist movement, the commission was to look into functioning of the constitutional system in India and suggest changes. The problem was that the commission did not have any single Indian member. They were all British. Okay, now जस्ट इमेजिन हम लोग डिमांड कर रहे हैं इस टाइम पे फुल स्वराज की, दैट इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की. एंड यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक कमिटी सेटअप की, एक कमीशन सेटअप किया. वो कमीशन इंडिया आएगा, वो कमीशन देखेगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या नेसेसरी चेंजेस करने हैं, क्या अपडेट्स करने हैं, वो सब चीज़ें वो देखेगा. नाउ कमीशन वॉज गेटिंग रेडी टू कम टू इंडिया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी एंड द प्रॉब्लम वॉज कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सबके सब ब्रिटिशर्स थे. नाउ जस्ट इमेजिन वी आर एमिंग फॉर फुल इंडिपेंडेंस, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं एंड ऐसे टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसी कमिटी सेटअप की है, एक ऐसी कमिटी को इंडिया में सेट कर रही है जहाँ पर एक भी इंडियन मेंबर प्रेजेंट नहीं है, सबके सब ब्रिटिशर्स थे. ओके व्हेन साइमन कमीशन, उसका हेड कौन था, सर जॉन साइमन. So when Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." Now the country, our India, हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री के लोग जो है, हम प्रिपेयर कर रहे थे फुल इंडिपेंडेंस के लिए. आई थिंक हमारे जो एल्डर लीडर्स थे, C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, वो लोग ट्राई कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन मेंबर्स को वो लोग काउंसिल में लेकर जाएं. हमारे जो यंगर लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये लोग सब ट्राई कर रहे थे कि मास स्ट्रगल के थ्रू वो लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले. मतलब दोनों वे में
दोनों ही लोगों का, दैट इज़ जो यंगर लीडर्स थे और जो एल्डर लीडर्स थे, दोनों का तरीका अलग था, बट दोनों किसके लिए प्लान कर रहे थे? दे वर प्लानिंग फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एंड ऐसे टाइमिंग पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसी कमेटी भेजी जिसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इससे कांग्रेस के लीडर्स एज वेल एज जो इंडियंस थे वो सब बहुत ज़्यादा एंगर में थे, गुस्से में थे। एंड इसलिए जब साइमन कमेटी इंडिया आई, तब साइमन कमेटी को कौन से स्लोगन के साथ ग्रीट किया गया था? गो बैक साइमन के स्लोगन से उनको ग्रीट किया गया था। All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstration. Now this was the time जब ये गो बैक साइमन के स्लोगन्स चल रहे थे। उस टाइम पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में प्रेजेंट थी, इंक्लूडिंग द मुस्लिम लीग, सब पार्टीज एक साथ में आ गई एंड इन लोगों ने एक साथ मिलकर साइमन कमेटी के अगेंस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। In efforts to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a wage offer to dominant status for India in an unspecified future and a round-table conference to discuss a future constitution. This did not satisfy the Congress. The radicals within the Congress, led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, become more assertive. The liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominance gradually lost their influence. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take a pledge to struggle for complete independence. ओके, क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि ये सिचुएशंस जो थी, इन सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन? ये साइमन कमेटी वाली जो सिचुएशन थी, यहाँ पर सारी पार्टीज, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो भी पार्टीज थी, उन सब पार्टीज ने मिलकर डेमोन्स्ट्रेट किया। एंड बिकॉज साइमन कमेटी को यहाँ पर एंटर ही नहीं होने दिया, तो उस टाइम पर जो वाइसरॉय इरविन थे, उन्होंने क्या बोला, जो इंडिया के मतलब ब्रिटिशर्स के साइड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड उन्होंने इंडिया को क्या ऑफर किया, दैट एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे एंड वहाँ पे इंडिया का फ्यूचर डिस्कस किया जाएगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो डिस्कस किया जाएगा। मतलब पहले जहाँ पर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी साइमन कमेटी को दिया था, वहाँ पर लॉर्ड इरविन ही केम एंड ही टोल्ड के वो आकर हमारे साथ डिस्कस करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियंस एंड ब्रिटिश कमेटी दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि व्हाट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट विल बी द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। मतलब जस्ट सोचो कि हमारे एक डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने के लिए पूरी ब्रिटिश कमेटी को भेजा था, वहीं पर एक डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से दे वर रेडी कि वो लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीटिंग करेंगे एंड मीटिंग करके फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे और इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा। बट नाउ जो लिबरल्स थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, कोई रेडिकल्स थे, सब ने अब क्या डिसाइड कर लिया था कि अब उन्हें हाफ इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, अब उनको क्या चाहिए, दे नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो हमारे जो यंग लीडर्स थे, उन्होंने क्लियरली क्या बोल दिया कि उनको अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इवन जो मॉडरेट्स एंड लिबरल्स थे, उन्होंने भी डिसाइड किया कि हमारा ये जो डोमिनेंट स्टेटस है, अब हमें वो नहीं रखना है, अब हमें क्या चाहिए, वी ऑल्सो नीड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नाउ फाइनल मतलब जो एल्डरली एंड जो यंगर लीडर्स थे, उन सब ने मिलकर किसके लिए डिसाइड किया, पूर्ण स्वराज के लिए। In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India. 1929 दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया कि अब इंडिया को हमें क्या चाहिए, इंडिया के लिए पूर्ण स्वराज चाहिए, दैट इज़ फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। इट वॉज डिसाइडेड कि 26 जनवरी को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे,
26 जनवरी वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा? इंडिपेंडेंस डे के वे में, जहाँ पर लोग प्लेज लेंगे कि अब वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट करने वाले हैं। मतलब अब तक हम क्या फ़ाइट कर रहे थे? एक एरिया के लिए फ़ाइट कर रहे थे, या एक पॉलिसी के अगेंस्ट फ़ाइट कर रहे थे, या उनके गुड्स के लिए फ़ाइट कर रहे थे, टैक्सेस के लिए फ़ाइट कर रहे थे। हमने पीछे देखा दैट सबके अपने अपने ओपिनियंस थे फ़ाइट को लेकर, बट यहाँ पर अब इट वॉज डिसाइडेड कि हर एक इंडियन प्लेज लेगा, कसम लेगा दैट अब हम लोग जो फाइट करने वाले हैं वो इंडिया को कंप्लीट फ्रीडम दिलाने के लिए करने वाले हैं, एक या दो रूल्स को चेंज करवाने के लिए नहीं। गेटिंग? अब हमारी जो फाइट होगी वो टैक्सेस को रिड्यूस कराने के लिए या फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नहीं होगी। अब हमारी जो फाइट होगी वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए होगी। अब जब तक हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिलती तब तक हम अपनी स्ट्रगल को स्टॉप नहीं करने वाले हैं। ये कब प्लेज किया गया था? ये कब प्लेज किया जाएगा? ऑन 26 जनवरी 1930। एंड इसीलिए इस डे को उन लोगों ने क्या कहा था? एज इंडिपेंडेंस डे। बट the celebration attracted very little attention. So Mahatma Gandhi ji had to find a way to relate the abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. Now ये जो प्लेज लिया गया था इसमें कांग्रेस के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, महात्मा गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन इस प्लेज से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आए। जैसे हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हर एक पर्सन ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्लेज लिया गया था इसमें ज़्यादा लोग नहीं आए, ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं हुए। इसीलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब वो कोई ऐसा वे फाइंड आउट करेंगे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोल सकते हैं कि वो इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें। सो देखते हैं कि गांधी जी ने कौन सा वे निकाला टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। सो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने के लिए उन्होंने सॉल्ट मार्च किया। क्या किया था? सॉल्ट मार्च किया था, एंड ही स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखते हैं अभी ये सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है। Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. Some of these were of general interest, others were specific demands of different class from industrialists to peasants. Okay, now Gandhi ji को लगा that सॉल्ट इज़ द पावरफुल सिम्बॉल, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको हर एक पर्सन यूज़ करता है, भले ही फिर वो रिच हो, पुअर हो, अपर क्लास का हो, मिडिल क्लास का हो, मेन हो, वुमेन हो, कोई भी हो। आप कंट्री के किसी भी एरिया में रहते हो, आप कंट्री के आप कोई भी कास्ट को बिलोंग करते हो, आप रिच हो या पुअर हो, मैटर नहीं करता, लेकिन हर एक पर्सन सॉल्ट यूज़ करता है। सो गांधी जी फाउंड के सॉल्ट जो है वो एक पावरफुल सिंबल होगा जो पूरे के पूरे कंट्री को यूनाइट कर सकता है। आई थिंक सॉल्ट इज़ यूज्ड बाय एवरी पर्सन इन द कंट्री। हर एक पर्सन सॉल्ट को यूज़ करता है, बीट हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, देन उसके बाद रिच, पुअर, मेन, वुमेन, कोई भी होने दो, एवरी पर्सन यूजेस सॉल्ट। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, बाय यूजिंग द सॉल्ट। नाउ डायरेक्टली उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया था। उन्होंने पहले लॉर्ड इरविन को एक लेटर भेजा था। उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स रखी थी। कितनी डिमांड्स? 11। नाउ वो डिमांड्स कुछ ऐसी डिमांड्स थी जो पूरी कंट्री के लिए थी इन जनरल, और कुछ ऐसी डिमांड्स थी जो स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट, देन पीजेंट्स के लिए या लैंडलॉर्ड्स के लिए, ऐसे स्पेसिफिक डिमांड्स भी थी। The idea was to make the demand wide-ranging so that all the classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. Now गांधी जी ने ये जो डिमांड्स रखी थी 11 डिमांड्स, उन्होंने क्या किया था, डिमांड्स को इस तरीके से रखा था कि हर एक क्लास की डिमांड्स इसमें इंक्लूड हो जाए। दैट इज़ डिमांड्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें पीजेंट्स भी हो, ऐसी होनी चाहिए जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो, जिसमें लैंडलॉर्ड्स भी हो, जिसमें मेन भी हो, वुमेन भी हो, हर एक पर्सन इसमें हो, ऐसी डिमांड्स उन्होंने
रखी थी। इसका रीज़न क्या था? दैट ही वांटेड कि हर एक पर्सन इसमें पार्टिसिपेट करे, और पार्टिसिपेट हम कब करेंगे? जब हमारा कुछ बेनिफिट होगा। तो इसलिए गांधी जी ने ऐसी डिमांड्स रखी जिससे सोसाइटी के हर सेक्शन को बेनिफिट्स मिले एंड वो सब एक साथ में कैंपेन करने के लिए रेडी हो। The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. Salt was something consumed by rich and the poor alike. It was one of the most essential items for food. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of the British rule. ओके, गांधी जी ने सॉल्ट डिसाइड किया था बिकॉज सॉल्ट वॉज कंज्यूम्ड बाय एवरीवन। सॉरी, सॉल्ट टैक्स के लिए डिसाइड किया था कि उनकी डिमांड क्या होगी कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करो। ओके, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करो मतलब टैक्स, कम से कम नमक पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, ऐसा उन्होंने डिमांड किया था। नाउ सॉल्ट को क्यों सिलेक्ट किया? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सॉल्ट हर एक पर्सन यूज़ करता है, रिच पुअर, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जेंडर हो, हर एक पर्सन सॉल्ट यूज़ करता है। इसीलिए इट वाज डिसाइडेड कि सॉल्ट के टैक्स के लिए बात करेंगे। गेटिंग, पहली डिमांड क्या रख दी थी कि एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। नाउ गांधी जी टोल्ड के सॉल्ट पर टैक्स नहीं लगना चाहिए एंड सेकेंडली सॉल्ट के ऊपर गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली मतलब ये सॉल्ट सत्याग्रह के पहले तक सॉल्ट प्रोड्यूस करने का पूरा पावर किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास था। सो गांधी जी ने बोला था कि सॉल्ट टैक्स रिमूव करना है एंड ये जो मोनोपोली है इसको भी हटाना है। महात्मा गांधी जी's letter was in a way an ultimatum. If the demands were not fulfilled by 11th March, the letter stated that the Congress would launch a civil disobedience campaign. Irwin was unwilling to negotiate. So Gandhiji started his famous Salt March accompanied by 78 of his trusted volunteers. Okay. Now Gandhiji ने ये जो डिमांड रखी थी, लेटर भेजा था, वो लेटर से ज़्यादा एक अल्टीमेटम था बिकॉज गांधी जी ने उसमें क्लियरली बोल दिया था कि अगर 11 मार्च तक उनकी डिमांड्स के ऊपर नेगोशिएशन नहीं हुआ या उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं किया तो गांधी जी अपना कैंपेन लॉन्च कर देंगे। नाउ जो इरविन था, ही वॉज नॉट इन द मूड टू नेगोशिएट, उसको नहीं करना था नेगोशिएट, इसलिए 11 मार्च का डेट आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साइड से कोई भी नेगोशिएशन नहीं हुआ। सो फाइनली गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि अब वो अपना सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। सो गांधी जी ने अपना सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया विद 78 ऑफ हिज वॉलंटियर्स। द मार्च वॉज ओवर 240 miles फ्रॉम गांधी जीज आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 days about 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. On 6th April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling seawater. Okay, now गांधी जी ने क्या किया दैट जैसे 11 मार्च कंप्लीट हुआ उसके बाद उन्होंने अपना कैंपेन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने आश्रम से स्टार्ट किया इन साबरमती एंड अराउंड कुछ 240 miles चलने के बाद ही रीच्ड डांडी 24 days में। गांधी जी जहाँ पर भी स्टॉप होते थे वो स्पीचेस देते थे एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज्ड टू कम एंड हियर द स्पीचेस। गांधी जी जो भी बोल रहे हैं उसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, यानी साबरमती से लेके डांडी तक जहाँ जहाँ पर भी गांधी जी ने स्टॉप्स लिए वहाँ पर उन्होंने स्पीचेस दी एंड स्पीचेस को सुनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम। फाइनली 6 अप्रैल को गांधी जी ने जो सॉल्ट टैक्स था उसको एबॉलिश किया, प्लस जो मोनोपोली राइट था उसको भी एबॉलिश किया। उन्होंने सी वाटर को बॉयल किया एंड ही वायोलेटेड द लॉ, उन्होंने लॉ को ब्रेक कर दिया। दिस was the beginning of civil disobedience movement. नाउ जैसे ये सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ, कंट्री में हर जगह पर लॉज को ब्रेक करने का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हो गया।
दैट इज गांधी जी ने लॉ ब्रेक किया एंड देन उसके बाद बाकी के जो लोग थे उन्होंने भी ऐसे छोटे छोटे लॉज को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया. ये जो सॉल्ट ब्रेकिंग था या सॉल्ट मार्च था, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोनों में फ़र्क क्या था. क्या क्वेश्चन है? दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोनों में डिफरेंस क्या था. ओके, सो बहुत बेसिक सा डिफरेंस था दैट सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने सिर्फ कॉपरेट करने के लिए मना किया था. दैट इज़ ब्रिटिशर्स के गुड्स मत परचेज करो, उनके यूनिवर्सिटीज़ को बॉयकॉट कर दो, ये सब कहा था. जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने जो लॉज बनाए हुए ब्रिटिशर्स ने उन लॉज को भी ब्रेक करने के लिए कहा. जैसे ये सॉल्ट लॉ था, ये किसने ब्रेक किया? गांधी जी ने ब्रेक किया. ऐसे ही लॉज को ब्रेक करने के लिए बोला गया था. डिफरेंस क्या है दोनों में कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सिर्फ ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करना था, लॉज को ब्रेक नहीं करना था, लॉज को फॉलो करना है. लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बॉयकॉट तो करना ही है बट उसके साथ साथ में लॉज को भी ब्रेक करना है. समझे डिफरेंस क्या है दोनों में? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपको बॉयकॉट भी करना है और लॉज भी ब्रेक करने हैं एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपको सिर्फ बॉयकॉट करना था. देखते हैं आगे क्या हुआ. पीपल वेर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली, क्या बोला हुआ है नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस में, पीपल वेर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉर्पोरेशन but with the British as they have done in 1921-22 but also to break colonial laws. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि सिविल डिसोबीडियंस में अलग क्या था. तो सिविल डिसोबीडियंस में आपको कॉपरेट तो करना ही नहीं था ब्रिटिशर्स के साथ, और उसके साथ साथ आपको जो रूल्स थे ब्रिटिशर्स ने बनाए थे उन रूल्स को, उन लॉज को भी ब्रेक करना था. Thousands in different part of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. Now गांधी जी ने इसकी शुरुआत की, उन्होंने बॉइलिंग सी वाटर को बॉईल करके सॉल्ट फॉर्म किया. नाउ जो बाकी के डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जो बाकी के गांधी जी के फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी क्या किया, ऐसे ही सी वाटर को लिया, बॉईल किया एंड सॉल्ट प्रोड्यूस किया. गेटिंग ये सब करके वो क्या शो करना चाह रहे थे दैट अब हम लोग आपके बनाए हुए लॉस को ब्रेक करने वाले. वो लोग जानबूझ के जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी ब्रिटिशर्स की, उन सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने ही सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे थे. सॉल्ट वो सी वाटर को बॉईल करके दे वर मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट. जानबूझकर ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री के सामने ये किया जा रहा था सो दैट उनको रियलाइज हो जाए दैट इंडियंस आर नाउ ब्रेकिंग द लॉज. एज द मूवमेंट स्प्रेड, foreign clothes was boycotted, liquor shops were picketed, peasants refused to pay revenue and chowkidari taxes, village officials resigned, and in many places forest people violated forest laws, going into reserved forest to collect wood and graze cattle. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? बहुत सारे लोगों ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, बहुत फिर से फॉरेन गुड्स को हमने बॉयकॉट किया, पीजेंट्स ने टैक्सेस भरने से मना कर दिया, देन विलेज ऑफिशियल्स ने अपनी जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया. बहुत सारे प्लेसेस पर हमने 9th स्टैंडर्ड में वो फॉरेस्ट एक्ट पढ़ा था, फॉरेस्ट लॉ पढ़ा था कि रिजर्व फॉरेस्ट में इंडियंस को जाना अलाउड नहीं था, बट अब इंडियंस फॉरेस्ट के अंदर भी जा रहे थे, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर. वहाँ पर जाकर लकड़ा काट के लेकर आ रहे थे, दे वर कटिंग द फायरवुड, अपने कैटल्स को भी ग्रेस करा रहे थे टू शो दैट कि अब वो लोग ब्रिटिशर्स के लॉ को फॉलो करने वाले नहीं हैं. Worried by the development, colonial government began arresting the Congress leader one by one. अभी गवर्नमेंट को भी अब रियलाइज़ हुआ दैट ये पुराने मूवमेंट जैसा नहीं है, यहाँ पर पीपल आर ब्रेकिंग द लॉज ऑल्सो, एंड इसलिए इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये स्ट्रगल को स्टॉप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट किया. दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस. When Khan Abdul Ghaffar Khan, a devotee disciple of Mahatma Gandhi, जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, was arrested in April 1930
Angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armed cars and police firing. Many were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Solapur attacked police post, municipal building, law courts, railway station, all structures that symbolize British rule. Okay, क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि ब्रिटिशर्स वेर वेरी मच वरिड के कैसे अब वो इस मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट किया. नाउ ये इस सिचुएशन की वजह से बहुत सारे प्लेसेस पर ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस में क्लैशेस होने लग गए. नाउ सिचुएशंस वर्स्ट होती गई, एंड वर्स्ट होना कब स्टार्ट हुई, जब खान अब्दुल गफर खान, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ महात्मा गांधी, जब उनको अरेस्ट किया गया. नाउ जब उनको अरेस्ट किया गया तो क्राउड ने मतलब स्ट्रीट्स पर आ गए और उन्होंने पुलिस के साथ में फ़ाइट करना और ये सब स्टार्ट कर दिया. बहुत सारे लोग मारे गए, पुलिस ने फिर से ओपन फायर किया था उनके ऊपर. नेक्स्टली 1 महीने के बाद सिचुएशंस और कब ख़राब हुए, जब 1 महीने के बाद महात्मा गांधी को ही अरेस्ट कर लिया गया. जब महात्मा गांधी के अरेस्ट का न्यूज़ फैला तो सोलापुर के जो वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस पोस्ट एंड जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, म्यूनसिपल बिल्डिंग, कोर्ट, रेलवे स्टेशन, जो कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो ब्रिटिशर्स का सिंबल है, उन सब चीज़ों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया. A frightened government responded with the policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. Now गवर्नमेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ब्रिटिशर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है. तो उन्होंने क्या किया, ब्रूटल रिप्रेशन का पॉलिसी फॉलो किया. सत्याग्रही जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, सिर्फ दे आर सिटिंग, सत्याग्रही कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हैं, तो भी उन लोगों पे जाकर अटैक करना, बच्चों को मारना, वुमेंस को मारना. देन अराउंड कुछ 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया था. ये गवर्नमेंट ने कब किया था, जब हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया. In such situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into the pact with Irwin on 5th March 1931. Now क्योंकि इतने सारे लोग मर रहे थे, जेल में जा रहे थे, बच्चों को मारा जा रहा था, तो ये सब सिचुएशन देख के गांधी जी ने क्या किया, अपने मूवमेंट को वापस बुला लिया. मतलब ही अनाउंस कि अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप करना है. एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टॉप करके वो जो वाइसरॉय इरविन थे उनके साथ में उन्होंने एक अग्रीमेंट, मतलब ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट. नाउ बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. नाउ आप सबको याद होगा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हम इंडियंस ने बॉयकॉट कर दिया था, हमने कहा था कि हम नहीं जाएंगे. बट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने जाने का डिसाइड किया. क्यों डिसाइड किया, बिकॉज जो मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया वो हर जगह पर फिर से वायलेंट हो गया था. एंड वाइसरॉय इरविन ने उनको भरोसा दिलाया, ही टोल्ड कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए एंड वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सिचुएशंस को कंट्रोल करना है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑल्सो. ऐसे करके उन्होंने गांधी जी से बोला. नाउ गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया क्योंकि, और उन्होंने क्या बोला दैट जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं पहले उनको रिलीज़ करो, तो मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आऊँगा. नाउ गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए कहाँ पर गए, लंदन गए. बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड. जैसा उनको बोला गया था वैसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं हुआ. मतलब इट वॉज टोल्ड के हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करेंगे, देन उसके बाद हम इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें बोली गई थी. बट जब गांधी जी वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने जब कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, तो वहाँ पर उनको डिसअपॉइंटमेंट के साथ वापस आना पड़ा, बिकॉज ऐसा कुछ भी वहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ था. व्हेन ही केम बैक टू इंडिया तो कुछ अलग ही सिचुएशंस हो गई थी. मतलब जब लंदन गए तब सिचुएशंस अलग थी, और जब वो वापस आए तब सिचुएशंस कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी. बैक इन इंडिया he discovered that the government had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail.
The Congress has been declared illegal and the series of measures has been imposed to prevent meetings, demonstration and boycotts. जब गांधी जी इंडिया वापस आए तो उन्होंने देखा कि सिचुएशंस जो है वो बहुत बदल चुकी है. ब्रिटिशर्स ने रिप्रेशन के लिए, लोगों को दबाने के लिए एक नया तरीका यूज़ कर लिया है. ही सॉ दैट गफर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल के अंदर बंद है. देन कांग्रेस पार्टी को ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है. मतलब अब तक कांग्रेस वॉज द ओनली पार्टी जो नेशनल पार्टी थी. बट गांधी जी जब लंदन गए एंड जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स ने लॉ पास करके कांग्रेस को ही इलीगल कंसिडर कर दिया है. नेक्स्टली जो मीटिंग्स होती है, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, इवन वो सब चीज़ों को भी अपोज, मतलब उन सब चीज़ों को भी प्रिवेंट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपने मेजर्स ढूंढ लिए. इन शॉर्ट वी कैन से कि महात्मा गांधी जी को लंदन भेजने का क्या रीज़न था या यहाँ से निकालने का क्या रीज़न था. दैट कांग्रेस ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ है या ब्रिटिशर्स के जो दिमाग में चीज़ें थी कि उनको इस मूवमेंट को स्टॉप करना है, वो इसको अच्छे तरीके से कर पाए. इसलिए उन्होंने क्या किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम पर गांधी जी को वो इंडिया से दूर ले गए. एंड जब गांधी जी वापस आए तब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया. महात्मा जवाहरलाल नेहरू एंड खान गफर खान जो है वो जेल में है. डिमॉन्स्ट्रेशन करना एंड मीटिंग्स करना, इन सब चीज़ों को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है. With the great apprehension, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement. For over a year, the movement continued, but by 1934, it lost its momentum. Now, वापस आने के बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो मूवमेंट को रीलॉन्च करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे. एंड जब स्टार्ट हुआ मूवमेंट तब अच्छे तरीके से चला, लेकिन एक साल के अंदर मूवमेंट का जो अच्छा पेस था, मतलब जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, डेमॉन्स्ट्रेशंस किए जा रहे थे, वो सब कुछ 1 ईयर तक तो चला, लेकिन एक साल के बाद ये सब ऑलमोस्ट स्टॉप होने पर आ गया. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे लोगों ने, मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों का क्या ओपिनियन था, क्यों पार्टिसिपेट किया था. इन द सिमिलर मैनर वी विल सी कि कैसे अलग अलग लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन था.